नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि घड़े का पानी इतना ज़्यादा ठंडा क्यों होता है। इसके साथ मैं और भी एग्जांपल लूँगा, क्योंकि ये जो घड़े का पानी इतना ठंडा क्यों होता है, ये जो मैंने आपको बताया, ये जिस कॉन्सेप्ट पर आधारित है उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन का ये बेस्ट एग्जांपल है कि घड़े का पानी इतना ठंडा क्यों होता है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि जो वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो इवापोरेशन से रिलेटेड है उनको भी मैं यहाँ डिस्कस करूँ, जिससे आपको एक अच्छा नॉलेज मिले। और अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर आप क्लास 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट जब भी आपसे पूछा जाए तो उसे आप आसानी से कर पाएँ। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कशन करना यहाँ पर शुरू करते हैं। ये जो हमने आपको बताया कि घड़े का पानी इतना ठंडा क्यों होता है, इस एग्जांपल को मैं लास्ट में उठाऊंगा और लास्ट में से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप पेशेंस रखिए और एक एक एग्जांपल को आप धैर्य पूर्वक देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे जो इवापोरेशन है ये क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक इवापोरेशन नहीं समझेंगे तब तक घड़े का पानी इतना ठंडा क्यों होता है या इससे रिलेटेड और सारे एग्जांपल आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम इवापोरेशन को समझते हैं। क्या है इवापोरेशन? तो बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा जिससे हर व्यक्ति हमारी इस भाषा को समझ पाए। इवापोरेशन को हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको बताना चाहूं तो इसका ये मतलब होता है किसी भी द्रव का भाप में बदल जाना, गैस में बदल जाना, या यूं कहें इंग्लिश में वेपर में बदल जाना ही वाष्पीकरण या इवापोरेशन कहलाता है। और सरल तरीके से मैं इसे बताता हूं। मान लीजिए कोई पानी है या कोई ऑयल है, वो द्रव अवस्था में है, वो जब हीट पा करके गैस में परिवर्तित हो जाता है और उड़ करके वायु में शामिल हो जाता है, उसे ही कहा जाता है इवापोरेशन, या उसे हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। उम्मीद करता हूं अब इतना सरल करके बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि आपको ये पता हो गया कि वाष्पीकरण क्या है, इवापोरेशन क्या है, तब इसके एग्जाम्पल को भी जानना बहुत जरूरी है, जिससे आप इसके इम्प्लीमेंट को समझ पाए कि दैनिक जीवन में ये प्रक्रिया हमें कहाँ देखने को मिलती है। इससे आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि गर्मी के दिनों में कपड़े इतनी जल्दी क्यों सूख जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वनडे एग्जाम अगर आप देंगे तो यहाँ पर ये पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाएगा भी। और अगर आप क्लास 8, 9, 10 में हैं तो ये आपके रिटर्न में तो जो एग्जाम होता है तो रिटर्न में तो ये पूछा ही जाता है। तो चलिए इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए दोस्त, आपने कोई सूखा कपड़ा लिया और उसको हम साफ करने के लिए उसे पानी में हमने भिगोया। भिगोने के बाद उसे उसे हमने जो है अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम फैलाएंगे सुखाने के लिए। तो जब आप क्लीन करके उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जा करके उस कपड़े के छोटे छोटे जो रोम होते हैं, छोटे छोटे जो पोर बने होते हैं, उसमें भर जाते हैं। जब वो भर जाते हैं तो आपका कपड़ा जो है वो गीला हो जाता है। हालांकि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम उसे नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कपड़े में आ जाते हैं। जब आप उसे टच करते हैं तो आपको गीला सा फील होता है। इससे आप पता पा जाते हैं कि हाँ, हमारा जो कपड़ा है वो गीला है। वास्तव में वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी उस कपड़े में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपका जो कपड़ा है वो गीला जो है समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, आप उस कपड़े को आप ले जाकर के फैलाते हैं। जब उस कपड़े को आप ले जाकर के फैलाते हैं तो वहां पर आप दो चीजें आप देखे होंगे। एक तो आपका जो वातावरण का तापमान है वो बहुत ज्यादा है, गर्मी का समय है तो टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज है। और साथ ही साथ जब हवाएं चल रही होती हैं उनमें भी जो है वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, क्योंकि जब वातावरण गर्म है तो वातावरण में ही तो हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं भी क्या हो जाती हैं, वो गर्म हो जाती हैं। जब ये सूर्य का जो प्रकाश है यानी जो गर्मी है और साथ ही साथ जो गर्म हवाएं चल रही हैं, जब ये लगातार आपकी उस कपड़े के सरफेस पर जब ये पड़ती हैं तो होता क्या है, देखिए जो कपड़े में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जो वहां पर विद्यमान है उनमें हल्का हल्का आरएडी मोशन होता रहता है। अब ये बात सुनने में आपको अजीब लगता होगा कि हमें तो दिखता ही नहीं है कि कपड़े के सरफेस पे जो पानी वहां पर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। कपड़ा गीला है ये आप फील कर पाओगे, लेकिन उनके वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर हिल रहे हैं या मोशन कर रहे हैं ये आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये आपको मानना है, क्योंकि ये साइंस बताती है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, वो पार्टिकल हल्का हल्का मोशन करते रहते हैं। और एक चीज और,
सारे पार्टिकल एक ही तरीके का मोशन नहीं करते हैं। कोई पार्टिकल ऐसा है जिनका मोशन बहुत ज्यादा होता है, कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका कम है, कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका और कम है, और कोई पार्टिकल है जिसका बहुत कम है। तो डिफरेंट डिफरेंट मोशन वो करते रहते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके कपड़े के सरफेस पे प्रेजेंट हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत एनर्जी है। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी है तभी तो वो हल्के हल्के मूव कर रहे हैं। अब जब आप धूप में कपड़े को फैलाते हो तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, उन हीट से जो आपका सूर्य का प्रकाश इतनी गर्मी पैदा कर रहा है, उस हीट से उस गर्मी से वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप बताइए, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। इसी को कहा जाता है हीट एनर्जी, क्योंकि हीट से जो उस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल रही है उसी को कहा जाता है हीट एनर्जी। तो वो मॉलिक्यूल जब लगातार हीट पाएंगे, ये गर्म हवाओं का हीट और ऊपर से सूर्य के प्रकाश का हीट, जब हीट पाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आप बताइए, जब एनर्जी बढ़ेगी तो जो उनका मोशन है वो घटेगा या बढ़ेगा? उनका मोशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जब उनके पास एक सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है अब उस सरफेस पे नहीं रह पाएंगे, वो तुरंत वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के हवा में शामिल हो जाते हैं। और इस तरीके से होगा क्या? इस तरीके से जो सबसे ज्यादा गति कर रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल वो पहले वाटर वेपर बनेगा, उसके बाद जो उससे कम गति कर रहा होगा वो हीट एब्जॉर्ब करके उसके बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। जो उससे कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी को अचीव करके वो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट होगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपकी जो कपड़ा है वो सूख जाता होगा। एक चीज आप ध्यान रखे होंगे, कपड़े एकाएक नहीं सूखते हैं, कपड़े धीरे धीरे करके सूखते हैं। कहीं पर ज्यादा सूख जाएगा, कहीं गीला रह जाएगा, कहीं ज्यादा। ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा ज्यादा मोशन करते रहे होंगे वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लिए और वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो सरफेस से छोड़ करके वो वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में शामिल हो गए। लेकिन जिनकी एनर्जी बहुत कम रही थी ऑलरेडी, वो हीट एब्जॉर्ब करने में उन्हें समय लगा, इस वजह से वो पार्ट उतना गीला रहा, बाद में जाके सूखता है। तो इस तरीके से जो आपका कपड़ा है वो गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी सूख जाता है। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, इवापोरेशन का जो ये प्रोसेस होता है इसके लिए टेम्परेचर का होना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि टेम्परेचर होगा तभी इवापोरेशन होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे भी इवापोरेशन हो जाता है। कभी आप देखिएगा ठंडी के मौसम में क्या कपड़े नहीं सूखते हैं? बिल्कुल सूखते हैं। इवापोरेशन होता है, भले थोड़ी मात्रा में हो लेकिन होता है, बड़े टाइम लगता है कपड़ा सूखने में। तो जरूरी नहीं है कि इवापोरेशन के लिए हमें एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि पानी तब तक नहीं उबाल खाएगा जब तक वो 100 पर नहीं पहुंच जाएगा। इवापोरेशन के लिए ऐसा नहीं है। 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री पर भी जो है इवापोरेशन होता रहता है। लेकिन हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इवापोरेशन डिक्रीज करेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको एक लाइन बताना है कि इवापोरेशन। और अगर वो व्यक्ति आपसे पूछता है तो आप इसे इजीली समझा भी सकते हैं। और अगर आपकी एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप इसे रिटन में भी अच्छे से लिख पाएंगे। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा यहाँ पर है वो ये होता है कि गर्मी के दिनों में जब हम पसीना बहुत ज्यादा होता है तो पसीना सूखने के बाद अभी आपने देखा होगा ठंडक महसूस होता है पसीना सूखने के बाद। ये क्यों होता है? ये भी इवापोरेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये टेम्परेचर फिक्स है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बदलता नहीं। हमारी बॉडी का ही छोड़ो, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उन सबका जो बॉडी होता है उनका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। ऐसे हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑलरेडी होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा फिर आपको फीवर वगैरह आने लगेगा। तो हमारी बॉडी जो है वो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड को ये मेंटेन करके रखती है। तो होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जब आप बहुत ज्यादा काम करके आते हैं या गर्मी में हो करके अगर आप कहीं से गए हैं, गर्मी से होकर के आ रहे हैं या कहीं आप वर्क बहुत ज्यादा कर लिए तो बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। और पसीना आना भी चाहिए क्योंकि पसीना बॉडी का वेस्ट है, क्योंकि इस वेस्टेज को निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में छोटे छोटे रोम बने होते हैं जिससे जो हमारे ये वेस्टेज है पसीने के रूप में बॉडी से बाहर आ सके। तो जब आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो बॉडी जो है पसीना निकालती है, तो इन्हीं छोटे छोटे रोम से वो पसीना बाहर की तरफ आता है।
अब जब ये पसीना बॉडी से उस पोर में आता है, छोटे-छोटे रोम में आता है, तो हमारे बॉडी सरफेस पे, तो वो रोम में आकर के रुक जाता है। रुकने के बाद एक लेयर क्रिएट कर लेता है, क्योंकि जितने बॉडी में रोम होंगे वहाँ वहाँ पर आकर के वो जो पसीने का ड्रॉपलेट है वो वहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर सफिशिएंट है इवापोरेशन के लिए। इतने टेम्परेचर से आराम से इवापोरेशन हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 25 डिग्री पर भी इवापोरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज मुख्य रोल अदा करता है, एक आपकी घमाई और दूसरा जो आपकी बॉडी हीट है। तो बॉडी हीट और के हमारी उस बॉडी के रोम में उपस्थित जो पसीने के ड्रॉपलेट हैं उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। और यही प्रक्रिया सेम इसमें भी होता है। जो पसीना के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ में मूवमेंट ज्यादा हो रहा होता है पहले से ही, कुछ में कम, कुछ में और कम। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो पसीने के रूप में वहां पर प्रेजेंट है वो जब ज्यादा हीट एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपकी बॉडी की जो सरफेस है उसको छोड़ करके वाटर वेपर की फॉर्म में वो हवा में चले जाते हैं। और जब ये भाप बनकर के हवा में जाते हैं तो अपने साथ सतह की हीट को लेकर के जाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे करके सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स पसीने के रूप में आपके बॉडी में है, रूम में प्रेजेंट है, वो बाहर भाप बन करके निकल जाते हैं और अपने साथ हीट को लेकर के निकलते हैं। और जब हीट निकल जाएगा तो बॉडी को जो है ठंडक लगने लगता है, हमें ठंडक महसूस होने लगता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल आप और भी देखे होंगे। अक्सर आप देखते होंगे जब सब्जी मार्केट वगैरह में जाते हैं तो लोग सब्जियों पर छिड़काव करते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि इस सब्जियों पर छिड़काव क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि जिससे इवापोरेशन हो सके। क्यों इवापोरेशन हो सके? देखिए दोस्तों, गर्मी का समय चल रहा है, टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो हमारी सब्जियां होती हैं अगर उनको हम प्रोटेक्ट ना करें, पानी का छिड़काव ना करें, तो वो सब्जियां सूख जाती हैं। क्यों सूख जाती हैं? क्योंकि उनमें ऑलरेडी वाटर होता है। जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो सब्जियों का जो सरफेस होता है वो पूरा गर्म हो जाता है। तो अब अगर उनकी गर्मी को आप बाहर नहीं निकालेंगे तो वो जो सब्जियां हैं वो सूखने लगती हैं। तो वहां पर जो विक्रेता होते हैं जो सब्जियां वगैरह बेचते हैं वो पानी का छिड़काव करते हैं। जब पानी को का छिड़काव कर देते हैं तो वो पानी की जो ड्रॉपलेट होती है वो उस सब्जी के सरफेस पे आ जाती है। अब आपको पता है कि जब ड्रॉपलेट सब्जी के सतह पे आ जाएगा, ऊपर से टेम्परेचर बहुत हाई है, जब वो टेम्परेचर हाई होगा तो वो जो वाटर के ड्रॉपलेट जिनको छिड़का गया है उस सब्जी पर, वो क्या करेंगे? हीट एनर्जी को जो है ग्रहण करेंगे। हीट एनर्जी ग्रहण करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो उनकी जो मोशन करने की गति है वो भी बढ़ेगी और धीरे धीरे करके वो सरफेस छोड़ करके वो बाहर निकलेंगे। और जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट जो हमारा है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो अपने साथ बहुत सारा हीट लेके जाएगा। तो जितने उस सब्जी के सरफेस की हीट है वो सब वाटर वेपर के साथ ही बाहर निकल जाएगी और हमारी जो सब्जियां हैं वो एकदम ठंडी बनी रहेंगी और वो सूखेंगी नहीं। इस वजह से वहां पर सब्जियों पर भी पानी का छिड़काव किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इवापोरेशन हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कि घड़े का पानी इतना ठंडा क्यों होता है, जिसका मैंने थंबनेल भी बनाया है और मेरा जो वीडियो है इसी टॉपिक पे था, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारा घड़ा का पानी है उसमें ऐसा नहीं कोई मशीनरी सेट किया गया है। जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में तो समझ में आता है कि उसमें कूलिंग सिस्टम वगैरह लगाया जाता है, बहुत सारी मशीनरी उसमें सेट की जाती है, उसके बाद वो ठंडा ठंडा करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इस सबसे बड़ी बात जो घड़े की है, पहली बात तो ये कि जो हमारी मिट्टी होती है वो हल्का भूरे कलर का होता है। अगर आप देखें या हल्का रेड कलर का उसकी जो मिट्टी होती है, ये बहुत पुअर कंडक्टर होता है, हीट का बहुत पुअर कंडक्टर होता है। जितना ज़्यादा जो आयरन है, आपका स्टील है या जितने ये मेटल जो है हीट को ग्रहण करते हैं, अचीव करते हैं, इतना ज़्यादा ये मिट्टी नहीं करती। इसलिए मिट्टी को कहा जाता है ये हीट का पुअर कंडक्टर है। ये बहुत टाइम लेता है जो है गर्म होने में। तो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि मिट्टी का घड़ा जल्दी हीट नहीं होता, इसको हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है। दूसरी बात दोस्तों, होता क्या है कि मिट्टी के जो घड़े होते हैं इनमें छोटे छोटे पोर बने होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, इतने छोटे होते हैं दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन ये पूरे जो घड़ा है उसमें छोटे छोटे पोर बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। तो जब आप पानी को डालते हैं तो वो पानी रिस करके धीरे धीरे करके इस पोर के माध्यम से ये घड़े के बाहरी सरफेस पे आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये पोर से आकर के ये जो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, जो पानी आपने भरा है, वो पानी जब रिस करके धीरे धीरे उस रोम से उस घड़े के सरफेस पे आ जाते हैं तो एक लेयर, पतला लेयर क्रिएट कर लेते हैं। अब चूंकि गर्मी का समय है
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब ये हवाएं जो है इस सरफेस को टच करती हैं, घड़े के सरफेस को टच करती हैं, तो ये ऑलरेडी हीट रहती है हवाएं। तो इन जो ऊपर से टेम्परेचर भी है ये, तो वो जो टेम्परेचर है ये उससे और प्लस इन गर्म हवाओं से, दोनों से जो उस सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट है घड़े के सरफेस पर, वो उससे हीट को एब्जॉर्ब करता है। और मैंने पहले ही बताया कि जो सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट वहां पर डिपॉजिट है उनमें हल्का हल्का मोशन होता रहता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वाटर के पार्टिकल्स हैं ये मोशन करते ही रहते हैं। और कोई पार्टिकल है ज़्यादा मोशन करता है, कोई कम, कोई एकदम कम, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो जो ज़्यादा मोशन कर रहा होता है वाटर पार्टिकल, वो जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा और वो जो सरफेस है उसको छोड़ करके जल्दी वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के हवा में शामिल हो जाएगा। तो जब ये हवाएं चलती हैं तो ये उस सरफेस को टच करते हुए जाती हैं। जब टच करेंगी तो इन वाटर मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलेगी। हीट एनर्जी मिलेगी तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो इनमें मोशन जो है वो बढ़ेगा और जब ज़्यादा हीट एनर्जी मिल जाएगी तो इनका मोशन इतना ज़्यादा होगा कि ये सरफेस पर रुक नहीं पाएंगे और ये वाटर वेपर के फॉर्म में ये हवा में शामिल हो जाती हैं। अब जब ये भाप बन के हवा में शामिल होती हैं तो अपने साथ जितनी भी हीट होती है उस सतह की वो लेके जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो घड़ा है वो ठंडा हो जाता है। और एक चीज और समझ लेना कि ऐसा नहीं है कि एक साथ सरफेस की हीट को लेके जाती हैं, ऐसा नहीं है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स में मोशन थोड़ा ज्यादा रहा होगा वो पहले निकलेंगी तो वो अपने साथ कुछ हीट को लेकर के बाहर जाएंगी। उसके बाद वाला जो वाटर पार्टिकल्स है वो हीट होगा तो वो अपने साथ हीट को लेकर के जाएगा। तो जो एवरेज हीट होती है वो कम होती जाती है और जब सारे पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं तो पूरा हीट जो है चला जाता है और पूरा जो घड़ा है वो ठंडा लगने लगता है, पूरा ठंडा हो जाता है। इस वजह से जो उसमें रखा हुआ पानी है वो एकदम चिल्ड होता है, फ्रीज की तरह। आपको समझ में आ गया होगा कि घड़े का पानी इतना ठंडा क्यों होता है। अब यहाँ पर आप ये भी देखे होंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो ये कहते हैं कि यार मैं तो घड़ा लेके आया लेकिन उतना ठंडा पानी नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ी किया है जिसकी वजह से वो पानी जो है उतना ठंडा नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्या गड़बड़ी हुई है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम तो घड़ा तो लेके आते हैं लेकिन उसके पीछे का एक तो कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता रहता। दूसरी बात, चूंकि घड़ा है उसमें हम पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें हमें सफाई भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो चूंकि वो मिट्टी है तो उसका टेस्ट जो है वो बदलेगा। दूसरी उसमें स्लाइम जो है जम जाते हैं, तो स्लाइम भी जमेंगे और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी थोड़ा सा बदलेगा, उसमें स्मेल वगैरह भी आएगा और उसमें बैक्टीरिया भी डेवलप होगा अगर आप उसको समय समय सफा नहीं करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सफा करने का तरीका ही नहीं पता होता, तो वो करते क्या है, जो तार वाले कठोर स्क्रबर आते हैं उसको लेकर के वो बहुत अच्छे से उसको जो है क्या करते हैं, रगड़ करके साफ करते हैं। दोस्तों यहीं पर आप गलती करते हैं, क्योंकि जब आप उसे कठोर स्क्रबर से जब आप रगड़ के साफ करेंगे तो जो छोटे छोटे पोर हैं जो उसमें ऑलरेडी बने हुए हैं जहां से घड़े का पानी जो है सतह पर आता है, वो पोर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो पोर डिस्टर्ब हो गया तो पानी जो है वो आपके सरफेस तक आ ही नहीं पाएगा और जब सरफेस तक आ ही नहीं पाएगा तो वाटर वेपर बन नहीं पाएगा। अब जो वाटर वेपर बन नहीं पाएगा तो हीट जो है वो निकल नहीं पाएगा और जब हीट निकल नहीं पाएगा तो जो आपके घड़े का पानी है वो ठंडा कैसे होगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। कभी भी आप कठोर स्क्रबर से अपने घड़े को साफ ना करें। तो फिर कैसे करें? देखिए, इसमें सबसे अच्छा उपाय है, या तो आप उस घड़े में पानी डालिए और उसके घुमा करके अच्छे से उस पानी को बाहर निकाल दीजिए। इससे भी जो उसमें अंदर जो गंदगियां जमी होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा और क्लीन करना चाहते हैं तो हल्के हाथों से या जो बहुत मुलायम सफा करने वाला जो स्क्रबर वगैरह हो उसको आप लीजिए, बहुत हल्के हाथों से उस घड़े को आप सफा करिए जिससे उनके जो पोर हैं वो डिस्टर्ब ना हो पाए, क्योंकि अगर पोर डिस्टर्ब हो गए तो घड़े का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप घड़े की सफाई करेंगे तो आपका घड़ा हमेशा ठंडा रहेगा और आपका पानी फ्रीज जैसा बना रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्योंकि मेरा मानना था कि घड़े का पानी इतना ठंडा क्यों होता है, इसको समझाने के साथ साथ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट एक दो एग्जाम्पल मैं आपके साथ और शेयर कर दूं जिससे आपको और भी नॉलेज मिल सके और अगर आप कंपटीशन एग्जाम में अगर आप जाके बैठे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे इजीली बन जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। थैंक यू।